नमस्कार साथियों। आज हम राजस्थान में वन या वन्य जीव संरक्षण के संबंध में जो प्रयास हुए हैं उनका अध्ययन करेंगे। मेरा प्रयास ये रहा है कि मैंने यथासंभव सार गर्भित सामग्री देने का प्रयास किया है। फिर भी हम जब आगे अध्ययन करेंगे तो हमें इन अध्ययनों में जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं, जैसे इस अभ्यारण्य का नामकरण ये क्यों हुआ, इस अभ्यारण्य को कब संरक्षित स्थल घोषित किया गया, कब ये अभ्यारण्य बना, कब इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, या उसमें विशेष जीव कौन सा है। हालांकि सभी वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बने, लेकिन हर में एक ऐसा जीव है जो विशेष है, तो उसमें विशेष जीव कौन सा है, या विशेष पक्षी हो सकता है। उसमें बांध, तालाब, झील, बावड़ी कौन से है, पुरातात्विक महत्व का स्थल कौन सा है, स्थापत्य की दृष्टि से कौन सा महत्वपूर्ण स्थल वहां है, या विश्व में क्या स्थान है इसका, या कोई विश्व की ये परियोजना में सम्मिलित है तो कौन से में है, या इनको सहायता प्राप्त हो रही है तो कहां से प्राप्त हो रही है। यदि विशेष सहायता किसी अभ्यारण्य में कोई कार्य किसी संस्थान के सहयोग से चल रहा है तो वो कौन से संस्थान के सहयोग से चल रहा है, कब से चल रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, इन बातों का हमें ध्यान विशेष रूप से रखना है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस चैप्टर में बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा, ये मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि मैंने काफी मेहनत की है। विशेष तौर से मेरे पुराने जो नोट्स हैं उनको बहुत खंगाला है, तब जाके ये सामग्री तैयार कर पाया हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें काफी रुचि रहेगी और हम बेहतर सामग्री समझ पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। राजस्थान में जो वन्य जीवों के संरक्षण के जो संस्कार हैं वो हमें हमारे पूर्वजों से ही मिले हैं। जीवों और जीनोदों की जो भावना हमारी प्राचीन संस्कृति का अंग थी, वो हमें इसके प्रति सजग करती है कि स्वयं भी जीवों और अन्य जीवों को जिसको ईश्वर ने बनाया है, पैदा किया है, उनको भी जीने का अधिकार उन्होंने दिया है, इसलिए उनका अधिकार भी हमें नहीं छीनना चाहिए। तो इस तरह से वन्य जीवों के संरक्षण की हमारी प्राचीन संस्कृति रही है, और उसके तहत राजस्थान में वन्य जीवों की रक्षार्थ जो पहला बलिदान हुआ वो 1604 को जोधपुर रियासत के रामासड़ी गांव में कर्मा और गोरा का बलिदान हुआ। उसके बाद में खेजड़ली के बलिदान को कौन भूल सकता है। ये खेजड़ली वाली जो बात है वो सन 1730 की है। उस समय जोधपुर के महाराजा अभय सिंह थे, उनको अपने किले के निर्माण के लिए चूने की आवश्यकता थी और चूना बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने अपने मंत्री गिरधर दास को यह आदेश दिया कि आप जाइए और लकड़ी काट कर लेके आए, आप जाएं और लकड़ी काट कर लेके आए, ताकि हम चूना बनाएं और चूना बनाकर हम किले का निर्माण कर सके। तब मंत्री गिरधर दास सैनिकों को लेकर पास के खेजड़ली गांव में चला गया। खेजड़ली गांव में खेजड़ी के खूब वृक्ष थे, उनके नाम पर ही संभवतः हो सकता है इस गांव का नाम खेजड़ली रखा हो पूर्वजों ने। तो वो खेजड़ी के पेड़ को काटना चाहते थे, और खेजड़ी के पेड़ को काटना उन्होंने गिरधर दास ने अपने मंत्रियों की सैनिकों की सहायता से शुरू कर दिया। तब आप जानते हैं कि विश्नोई जो संप्रदाय है, विश्नोई संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं संत जाम्बोजी, उनका प्रसिद्ध वाक्य है वृक्षों के संबंध में कि शीश कटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। यदि शीश कटने के बावजूद भी यदि आप शीश काटकर भी वृक्षों को बचा सको तो भी आप ये मानो कि वो सत्य है। इसलिए वन्य जीवों के संरक्षण के संबंध में विश्नोई संप्रदाय द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसके लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। विश्नोई संप्रदाय इस दिशा में बहुत अग्रणी है, उनका कार्य अनुकरणीय है। तो जब खेजड़ी के पेड़ काटने लगे सैनिक, तब वहां श्रीमती अमृता देवी विश्नोई, उनकी तीनों पुत्रियां आसू,
रतनी और भागू और गांव के 363 स्त्री पुरुष, उन्होंने सैनिकों द्वारा खेजड़ी के पेड़ काटने का विरोध किया। और जब सैनिक नहीं रुके तो वो लोग खेजड़ी के पेड़ से चिपक गए। उन्होंने सोचा कि अब ये थोड़ी काटेंगे, लेकिन वो तो निर्दयी थे, अमानवीय व्यवहार करने वाले थे, और उन्होंने दयाहीन थे, करुणाहीन थे, और उन्होंने उन 63 स्त्री पुरुषों को खेजड़ी के पेड़ के साथ ही काट दिया। इस तरह से इन 63 स्त्री पुरुषों ने अपना बलिदान वृक्षों की रक्षा के लिए कर दिया। और यह घटना थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी की। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को उनके बलिदान को अजर अमर बनाए रखने के लिए विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला जो है वो खेजड़ली ग्राम में लगता है। जब महाराजा अभय सिंह को यह पता चला तो उन्होंने गिरधर दास की निंदा की और खेजड़ली और उसके आसपास के जो वन क्षेत्र था उसको संरक्षित स्थल घोषित कर दिया था। 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं, उस दिन खेजड़ली गांव में बलिदान दिवस के रूप में वो मनाया जाता है। इसी क्रम में जब जनता ने, लोगों ने पेड़ों की, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रयास किए तो सरकार फिर कैसे पीछे रह सकती है। सरकार ने भी इसके लिए प्रयास शुरू किए। स्वतंत्रता के बाद 1951 में पहली बार राजस्थान पशु पक्षी सुरक्षा अधिनियम है वो पारित हुआ, और इसी के तहत 1955 में पहली बार राजस्थान में 6 क्षेत्रों को संरक्षित स्थल घोषित किया गया। 6 क्षेत्रों को संरक्षित स्थल घोषित किया गया। वो क्षेत्र थे रणथंभौर, सरिस्का, जैसमंद, दर्रा वन्यजीव अभयारण्य, वन विहार अभयारण्य, ये सभी संरक्षित स्थल घोषित किए पहली बार 1955 में 6 क्षेत्र। वर्तमान में राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। 3 राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में राजस्थान में है। कई जगह आपको ज्यादा भी पढ़ने को मिले होंगे, मेरे को भी पढ़ने को मिले, लेकिन उसके संबंध में मैंने क्लियर किया, कई वन विभाग के ऑफिसरों से मैंने क्लियर किया तो उन्होंने ये कहा कि सर राजस्थान सरकार है, उन्होंने तो कुंभलगढ़ और इन अभयारण्यों को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने का अपना आदेश पारित कर दिया, स्वीकृति दे दी, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान तब घोषित होता है जब केंद्र सरकार उसे स्वीकृति देती है। और केंद्र सरकार किसी अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की स्वीकृति तभी देती है जब वो उनके मानकों के अनुरूप हो। राष्ट्रीय उद्यान किसी क्षेत्र को घोषित करने के लिए उसका क्षेत्र और वहां के जो वन्य जीव हैं उनका घनत्व का अनुपात है वो भी महत्वपूर्ण होता है, और वो अनुपात वर्तमान में ये कुंभलगढ़ अभयारण्य ये पूर्ण नहीं कर पा रहे, इसलिए केंद्र सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्वीकृति नहीं दी है। इसलिए अधिकृत रूप से, वास्तविक रूप से हम देखें तो राजस्थान में वर्तमान में 3 ही राष्ट्रीय उद्यान हैं। जो 2 राष्ट्रीय उद्यान है कुंभलगढ़, ये उनको अभी केंद्र ने स्वीकृति नहीं दी है। क्लियर? 4 बाघ परियोजनाएं राजस्थान में हैं, रणथंभौर, सरिस्का, मुकंदरा और रामगढ़ विस्तारी। 27 वन्य जीव अभयारण्य हैं, 15 कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र हैं, 7 मृग वन है जो मृगों की सुरक्षा के लिए बने मृग वन है, और 2 रामसर स्थल। रामसर स्थल हम जब झीलों का अध्ययन पढ़ रहे थे, सांबर झील का अध्ययन हमने किया था, उसमें हम रामसर के बारे में क्लियर पढ़ चुके। ईरान में रामसर स्थल है जहां पर 1972 में दलदली क्षेत्रों के संरक्षण के संबंध में विश्व के देशों द्वारा अंतरराष्ट्रीय विधि को स्वीकार किया गया था, तब उसे रामसर कन्वेंशन ही कहा जाने लगा। और उसमें राजस्थान के 2 क्षेत्र हैं, वो है सांबर झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा राजस्थान में जयपुर में जोहरी बाजार में सांगानेरी दरवाजे के पास
राजस्थान का एकमात्र पशु चिकित्सालय, पक्षी चिकित्सालय है, वो स्थित है। ये जो पक्षी चिकित्सालय है वो श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ जयपुर है, उसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। यह चिकित्सालय श्री कन्हैयालाल अग्रवाल जैन द्वारा सन 1953 में शुरू किया गया था और इसका जीर्णोद्धार 1978-83 के मध्य हुआ। तो इस तरह से राजस्थान में वर्तमान में वन्य जीवों के संरक्षण की स्थिति है। आइए हम आगे अब वन्य जीव अभ्यारण्यों का अध्ययन शुरू करते हैं। उसमें हम पहले लेते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का जो नाम है वो रणथंभौर के कारण हुआ है, रणथंभौर वाले एरिया में। और रणथंभौर का नामकरण कैसे हुआ, यह अध्ययन हमने जब रणथंभौर दुर्ग पढ़ा था तब किया था। मानिए रण, जहां रणथंभौर दुर्ग स्थल है उस पहाड़ी के बीच का क्षेत्र रण कहलाता है। स्तंभ है जिसके ऊपर ये दुर्ग बना हुआ है और पूर्व मानी दुर्ग होता है। रण स्तंभ पूर्व था इसका नाम, और बाद में अपभ्रंश में ये रणथंभौर कहलाने लगा था। तो इस वजह से रणथंभौर में स्थित होने के कारण इस उद्यान को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। वर्तमान में इसका नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। क्लियर? जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया, क्योंकि राज्य पशु पक्षी जो संरक्षण अधिनियम था, सुरक्षा अधिनियम था, 1951 में लागू हुआ। 1955 में इस क्षेत्र को संरक्षण स्थल घोषित कर दिया गया था। 1972 में इंदिरा गांधी के समय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बना और 73 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया। टाइगर प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ने 1973 में शुरू किया, बाघों के संरक्षण के लिए शुरू किया था। तो उस समय 1974 में रणथंभौर जो उद्यान था उसको टाइगर प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया था। उस समय राजस्थान का एकमात्र स्थल था जो टाइगर प्रोजेक्ट में सम्मिलित हुआ था, वो था रणथंभौर। उस समय 9 बाघ परियोजनाएं शुरू की गई थी, उसमें एक रणथंभौर था। रणथंभौर जो बाघ परियोजना है वो भारत की सबसे कम क्षेत्रफल वाली बाघ परियोजना है, लेकिन इसे लैंड ऑफ टाइगर कहा जाता है, भारतीय बाघों का घर कहा जाता है। क्लियर? इसका जो क्षेत्रफल है वो है 392 वर्ग किलोमीटर, जिसमें 284 है कोर एरिया और बाकी का है बफर जोन। कोर एरिया वो होता है जिसमें किसी प्रकार की गतिविधि की अनुमति नहीं है, न तो पर्यटक की होती और न ही पशु चारण की अनुमति होती। क्लियर? बफर जोन वो क्षेत्र होता है जिसमें कुछ शर्तों के साथ पर्यटक की अनुमति भी दी जाती है और पशुचारण की अनुमति भी दी जाती है, उसे बफर जोन कहते हैं। क्लियर हुआ? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि मालवा का जो पठार है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान का जो पठारी भाग है, वो विंध्य पर्वतमाला और अरावली पर्वतमाला के बीच लिंकअप का काम करता है और इनके बीच में यह अभ्यारण्य है। तो यह अभ्यारण्य कहां हुआ? अरावली पर्वतमाला और विंध्य पर्वतमाला के बीच में जो शुष्क पर्णपाती वन है वहां यह अभ्यारण्य स्थित है। यहां धोक के जो वृक्ष हैं वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। धोक के वृक्षों का बाहुल्य, ये ध्यान रखिएगा। प्राचीन काल में रणथंभौर है वो पशु पक्षियों के लिए प्रसिद्ध था और ये बीकानेर के जो महाराजा थे उनका निजी शिकारगृह था। निजी शिकारगृह था भरत जयपुर के महाराजाओं का। 1955 में हम पहले के 6 अभ्यारण्य जो संरक्षित घोषित हुए, 6 क्षेत्र, उसमें इसको अभ्यारण्य घोषित कर दिया था। 1973 में केंद्र सरकार ने टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया। 74 में इसको प्रथम चरण में जो 9 बाघ परियोजनाएं शुरू की थी उसमें राजस्थान की एकमात्र बाघ परियोजना थी, वो थी रणथंभौर बाघ परियोजना। क्लियर? सन 1974 में विश्व वन्य जीव कोष द्वारा जो प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा था, प्रोजेक्ट टाइगर, उसमें इसको सम्मिलित किया गया था 1974 में। इसे लैंड ऑफ टाइगर, यह भारत की सबसे छोटी बाघ परियोजना है, परंतु फिर भी इसे भारतीय बाघों का घर कहा जाता है। इस बाघ परियोजना में, इस अभ्यारण्य में
त्रिनेत्र गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर है और जोगी महल भी स्थित है। जोगी महल के बारे में पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। तत्कालीन प्रधानमंत्री जब राजीव गांधी जी ने यात्रा की थी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की, तो वो जोगी महल में ही रुके थे। जोगी महल एक तरह से वीआईपी जो आते हैं उनका रहने का है, उनके लिए संरक्षित है ये। तो जोगी महल के बारे में पहले भी क्वेश्चन पूछा है। त्रिनेत्र गणेश जी का हम अध्ययन मंदिरों वाले चैप्टर में करेंगे। जो गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर है जिसमें गणेश जी की मूर्ति है वो पत्थर से स्वयं बनी हुई है, किसी मूर्तिकार द्वारा पत्थर से गढ़ी नहीं गई है, अपने आप चट्टान के पत्थर से स्वयं बनी हुई है। इसके अलावा इस अभ्यारण्य में राजबाग, गिलाई सागर, पद्मला तालाब, मलिक तालाब, लाहपुर और मानसरोवर ये प्रमुख सरोवर स्थित है। वन्य जीव जो विविधता है उसको देखते हुए 1980 में केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया। क्या कर दिया? राष्ट्रीय उद्यान। ये राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था हेली नेशनल पार्क, जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था और राजस्थान का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान था 1980 में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान था। क्लियर? वर्तमान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। टाइगर प्रोजेक्ट है, ये तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का प्रमुख प्रोजेक्ट है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के दो प्रमुख आकर्षण है, पहला तो है बाघ और दूसरा है मगरमच्छ, मैराथन पॉइंट। क्लियर? इस राष्ट्रीय उद्यान में दो और महत्वपूर्ण है, वो है रेटेड तितर। क्या उनसे? रेटेड तितर और दुर्लभ काला गरुड़। दुर्लभ, मुश्किल से काला गरुड़ देखने को मिलता है और वो यहाँ ही रणथंभौर अभ्यारण्य में। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फालतू की बकवासबाजी मैंने न तो इसमें लिखी है और न मेरा प्रयास रहता है, प्रत्येक लाइन वही है लिखने का प्रयास किया सारगर्भित रूप से, जो अपने आप में एक पर्सन है। किसी भी लाइन को उठा के देख लेना आप। तो ये दो महत्वपूर्ण है, रेटेड तितर और दुर्लभ काला गरुड़ यहाँ मिलते हैं। मछली जो है वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बाघिन का नाम है। इस बाघिन के अन्य नाम है T16, रणथंभौर क्वीन और लेडी ऑफ द लेक। इस बाघिन के ये अन्य नाम है मछली के। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहले पूछा भी गया है। वर्तमान में राजस्थान में 4 टाइगर प्रोजेक्ट है, रणथंभौर, सरिस्का, रामगढ़ विस्तारी और मुकुंदरा हिल्स। क्लियर? प्रत्येक बाघ परियोजना बफर जोन और कोर एरिया में विभक्त है। कोर जोन में सिर्फ अनुसंधान कार्य और बाघों को सर्वोत्तम आवासीय सुविधा है वो उपलब्ध करवाने का प्रबंध किया जाता है केवल। बफर जोन में पर्यटन और आवासिक पशु चराई की अनुमति प्रदान की जाती है। क्लियर? अब हम लेते हैं सरिस्का। सरिस्का जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो नेशनल हाईवे 8 पे है और राज्य मार्ग देखें तो वो है 13। आजकल स्टेट हाईवे ज्यादा नंबर दे रखे हैं, हर जगह देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्गों के नंबर भी बदल गए हैं, इसलिए ये भी एक चुनौती है। तो ये स्टेट हाईवे, राज्य राजमार्ग तो है 13 और NH 8, उस पर ये अभ्यारण्य अलवर से जयपुर की तरफ 12-13 किलोमीटर मुश्किल से है। ठीक है? सरिस्का अभ्यारण्य का नामकरण सरिस्का क्यों हुआ? सरिस्का जब अभ्यारण्य बनाया गया था तो इस क्षेत्र में कई गांव आ रहे थे, तो उन गांवों को यहां से विस्थापित करना पड़ा और उन गांवों में एक गांव का नाम था सरिस्का। उसी गांव के नाम पर इस अभ्यारण्य का नाम सरिस्का अभ्यारण्य रखा गया। क्लियर हुआ नामकरण का? अब हम देखते हैं कि महाराजा जय सिंह के शासनकाल में जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की तर्ज पर अलवर रियासत ने वन अधिनियम 1935 बनाया। सबसे पहले वन अधिनियम जो बनाया था अलवर रियासत ने बनाया था, ये भी ध्यान रखिएगा। 1935 में वो
वन अधिनियम बनाया, इसका मतलब इन राजा महाराजाओं का वन और वन्य जीवों के प्रति एक सॉफ्ट दृष्टिकोण था, इसीलिए तो उन्होंने सबसे पहले वन अधिनियम बनाया। महाराजा सवाई तेज सिंह ने 1937 से 48 तक इसका शासनकाल था महाराजा तेज सिंह का। उन्होंने अपने समय में एक फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार करवाई, फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार करवाई थी, जो 1947 में बनकर तैयार हुई, जिसे पीली किताब कहा गया। ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पीली किताब का संबंध किस अभ्यारण्य से रहा है? वो है सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य से, क्योंकि यहाँ हरे कबूतर भी हैं, तो हरे थोड़ी गहरी होगी तो पीली किताब दोनों याद रह जाएंगे ना, क्या दिक्कत है? हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, तो पीली हरे का थोड़ा गहरा पीली किताब भी याद रह जाएगी, अब तुम नहीं भूलोगे। तो उन्होंने जो सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार करी महाराजा ने, वो 1947 में तैयार हुई और उसे पीली किताब का नाम दिया गया। उस सेटलमेंट के आधार पर इस क्षेत्र को उन्होंने संरक्षित घोषित कर दिया था महाराजा ने, रियासत का, 1947 तक तो रियासत ही थी, तो उसमें कर दिया था। बाद में जब राजस्थान सरकार ने राजस्थान पशु पक्षी सुरक्षा अधिनियम 1951 बनाया और 1955 में उसके तहत 6 संरक्षित क्षेत्र घोषित किए, उसमें महाराजा का जो ये संरक्षित स्थल था, विशेष रूप से जो सरिस्का वाला जो क्षेत्र, उसका कुछ क्षेत्र, पूरा तो जो महाराजा ने जो पूरा जितना क्षेत्र लिया वो नहीं, उसका कुछ क्षेत्र है वो संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया उन्होंने 1955 में, कुछ क्षेत्र को। चलिए 1958 में इसका क्षेत्र बढ़ाते हुए इसे अभ्यारण्य का दर्जा दे दिया। 1958 में यह अभ्यारण्य बना था सरिस्का। क्लियर? 1978 में इसे बाघ परियोजना का जो द्वितीय चरण शुरू हुआ था, पहला चरण 74 में था बाघ परियोजना का और दूसरा चरण था 1978 में, ध्यान रखिएगा। बाघ परियोजना का पहला चरण था 1974 में और दूसरा चरण था 1978 में। दूसरा चरण जो 1978 हुआ, उस समय सरिस्का जो वन्यजीव अभ्यारण्य था उनको बाघ परियोजना में सम्मिलित कर दिया गया और राजस्थान उस समय पहला राज्य बना जहां 2 बाघ परियोजनाएं थी, पहली रणथंभौर और दूसरी सरिस्का। क्लियर? इसका जो क्षेत्रफल है वो है 866 वर्ग किलोमीटर। बाद में 27 अगस्त 1982 को सरिस्का को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया। 80 में पहला राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का घोषित हुआ, वो था रणथंभौर, और अगस्त 82 में दूसरा जो अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ वो था सरिस्का। सरिस्का अभ्यारण्य में पहली बार बाघ शिफ्टिंग का कार्य हुआ, बाघ को शिफ्ट किया गया, वो कार्य पहली बार सरिस्का अभ्यारण्य में हुआ। ये वन क्षेत्र प्राचीनतम जो अरावली पर्वतमाला श्रृंखला है उसके बीच में घिरा हुआ है। यहाँ 2 पठार हैं, क्रास्का और कांकवाड़ी या कांकनवाड़ी भी कहते हैं। यहाँ ये 2 पठार है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्रास्का और किड़वानी के लंबे पठार किस अभ्यारण्य में? वो है सरिस्का में। यह अभ्यारण्य अर्ध शुष्क पतझड़ी जो वन है उनसे आच्छादित है, मतलब यहाँ अर्ध शुष्क पतझड़ी वन है वो पाए जाते हैं और ये हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। पीली किताब भी इससे संबंधित है। क्लियर हो गया? काला घाट स्थल है इस अभ्यारण्य में जहां पर राष्ट्रीय पक्षी मोर बहुतायत से देखा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि काला घाट स्थल क्यों जाना जाता है? तो वहां राष्ट्रीय पक्षी जो मोर है वो बहुलता से देखा जा सकता है। ये प्रबंध की दृष्टि से 4 रेंजों में अभ्यारण्य बांटा गया, अकबरपुरा, टेला, सरिस्का और ताल वृक्ष। एक गश्ती दल है जिसका मुख्यालय सरिस्का है और इस अभ्यारण्य में विभिन्न पूजा स्थल है, विभिन्न पूजा स्थल है। वो कौन कौन से? राजौर के देवालय, गढ़ राजौर के देवालय वो इसी अभ्यारण्य में है। ये भगवान महावीर के अहिंसा संदेश को आज भी हमारे सामने पेश करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। महावीर भगवान महावीर से जुड़े हुए हैं गढ़ राजौर के देवालय। दूसरा, यहाँ नीलकंठ महादेव का मंदिर है। इसके अलावा लोक देवता भरत हरि की तपोस्थली भी सरिस्का अभ्यारण्य से मात्र 3 किलोमीटर दूर ही है, मात्र 3 किलोमीटर दूर है। महाभारत काल में ये जो अभ्यारण्य पांडवों की शरण स्थली रहा है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कौन सा अभ्यारण्य है वो महाभारत काल में पांडवों की शरण स्थली रहा है, तो वो है सरिस्का अभ्यारण्य।
पांडुपोल हनुमान का मंदिर भी यहीं है, ये प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर की वजह से ही हर मंगलवार और शनिवार को प्रातः 8 बजे से 1 बजे तक अभ्यारण्य है वो हर व्यक्ति के लिए निःशुल्क खुला रहता है। मंगलवार और शनिवार को 8 बजे से प्रातः 8 से दोपहर 1 बजे तक, ये मंगलवार हर शनिवार को पांडुपोल हनुमान जी के मंदिर में आने जाने वाले श्रद्धालुओं दर्शकों के लिए यह अभ्यारण्य निःशुल्क रूप से खुला रहता है। अब जब पांडुपोल हनुमान जी के मंदिर की बात आई गई तो यहाँ बेहतर याद रहेगा, पांडुपोल हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी की शयन मुद्रा में, मतलब सोते हुए मुद्रा में मूर्ति है। क्लियर? और ये मूर्ति कौन सी है? हमने देखा महाभारत काल में कि भगवान कृष्ण के आदेश पर भीम का जो घमंड है उसको चूर करने के लिए, उसके अहंकार को समाप्त करने के लिए हनुमान जी है वो एक वृद्ध बंदिर बन के रास्ते में लेट जाते हैं और अपनी पूंछ है वो सीधी कर देते हैं रास्ते में। और जब भीम आता है तो उनको कहता है कि अरे बंदर ये पूंछ हटाओ, कि भाई मैं तो बुजुर्ग हूँ, मेरे से तो ये पूंछ उठी नहीं जाती, आपको जाना है तो ऊपर से चले जाओ। क्या ऊपर से नहीं जाऊंगा? तो भैया हटा के चले जाओ। तो भीम से वो पूंछ न हिली थी और भीम का घमंड चूर चूर हो गया था, उनका अहंकार समाप्त हुआ था। तो वहां हनुमान जी जो लेटे हुए जो मुद्रा थी ना, वो ही मूर्ति है इसमें, हनुमान जी की वो ही लेटे हुए की मूर्ति है इसमें पांडुपोल मंदिर में। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मंदिरों के बारे में भी कि हनुमान जी की शयन मुद्रा की मूर्ति, तो इसमें वो शयन मुद्रा वाली मूर्ति है। इसके अलावा इस अभ्यारण्य के पास में ही दक्षिण में ऋषि पाराशर और नारायण जी का स्थल भी है, ऋषि पाराशर और नारायण जी का स्थल भी है। इसके अलावा इस अभ्यारण्य में मुगल बादशाह औरंगजेब ने जो अपने भ्राता थे दारा शिकोह, उनको यहाँ कांकवाड़ी किले में कैद रखा था। कांकवाड़ी किला यही है इस अभ्यारण्य में, जहां औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को कैद रखा था। यहाँ एक होटल है टाइगर डेन और दूसरी होटल है सरिस्का पैलेस, जिसको महाराजा जयसिंह द्वारा 1902 में बनवाया गया था। इस अभ्यारण्य के संबंध में एक खासियत यह है कि पर्यटक को सूर्यास्त से पूर्व बाग से बाहर आना अनिवार्य है, क्योंकि ये बाघ परियोजना है, इसलिए अंधेरे में कुछ घटना घटित न हो, इसके लिए अनिवार्य रूप से ये किया गया है कि जैसे ही सूर्यास्त हो उससे पहले पहले सभी दर्शक जो इसमें जाएं देखने के लिए वो बाहर निकल जाए, ये इसकी खासियत है। अगला अभ्यारण्य है जयसमंद अभ्यारण्य। राजस्थान पशु पक्षी वाला 51 में 55 में 6 संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत एक क्षेत्र ये भी था। क्लियर? ये उदयपुर से 52 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत श्रृंखला की जो पहाड़ियां हैं उनमें स्थित है। इसमें धोक, सालर, गुर्जर, बेर, तेंदुआ आदि के संगम वन है। सन 1957 में जयसमंद अभ्यारण्य की स्थापना की गई। कब की गई? 1957 में। इस अभ्यारण्य का नामकरण जयसमंद झील की वजह से हुआ। क्लियर? जयसमंद झील के कारण इस अभ्यारण्य का नामकरण क्या हुआ? जयसमंद। ये झील है, ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है, जिसका निर्माण महाराणा जयसिंह ने 1685 से 1691 के बीच में गोमती नदी पर बांध बनाकर करवाया था। ये झील है वो एक छोटा समुद्र सा नजर आती है, क्योंकि इसमें छोटे बड़े 7 तो टापू हैं, जिसमें सबसे बड़े का नाम है बाबा का भंगड़ा और छोटे का नाम है प्यारी। बाबा का भंगड़ा पे तो आदिवासी समुदाय के कुछ परिवार निवास भी करते, भील और मीणा समुदाय के लोग हैं वो निवास भी करते हैं। वहां एक पार्क भी है, होटल भी बनी हुई है। सबसे छोटी का नाम है प्यारी। बाबा के भंगड़ा के अलावा अन्य द्वीपों पर किसी प्रकार का कोई मानव जीवन है वो निवास नहीं कर रहा है, इसलिए वहां पर वन्य जीव विचरण कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य जो नाम है टापुओं के वह है खानका मगरा, कोठरी मगरा, विदुरा मगरा। क्लियर? यहाँ मुख्य जो जीव है वो बघेरा वन भक्षक जीव है, बघेरा। जयसमंद अभ्यारण्य किस लिए जाना जाता है? बघेरे के लिए। जयसमंद अभ्यारण्य किसके लिए जाना जाता है? बघेरे के लिए। और एक है बहोरा पक्षी।
बहोरा पक्षी, इसकी ये शरण स्थली है, आश्रय स्थली। रियासत के समय में जैसमंद है वो बाघों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन फिर बाघ यहाँ से लुप्त हो गए। यहाँ अभयारण्य में 6 हौदियां हैं। जैसमंद में हौदियों में बैठ के शिकार भी करते थे और शिकार पर निगरानी भी रखते थे। राजा महाराजाओं के समय ये हौदियां बनी हुई है। धाबाई तुलसीनाथ जो उदयपुर रियासत के शिकार खाने के मुलाजिम थे और नामी शिकारी भी थे। कौन थे? धाबाई तुलसीनाथ, ये नामी शिकारी भी थे और रियासत काल में उदयपुर रियासत के शिकार खाने के मुलाजिम थे। इनकी प्रमुख पुस्तक है शिकार और शिकारी। शिकार और शिकारी, उसमें महाराणा और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा जैसमंद अभयारण्य में किए गए शिकार का वर्णन है। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण किताब आ गई भैया, शिकार और शिकारी। पुस्तक में किस अभयारण्य में शिकार का वर्णन किया गया है या किन किन के शिकार का वर्णन किया? महाराणा उदयपुर महाराणा और महाराजा गंगा सिंह। धाबाई तुलसीनाथ की प्रमुख पुस्तक शिकार और शिकारी किस अभयारण्य से संबंध रखती है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गहरा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जैसमंद बांध के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर हवा महल, रूठी रानी का महल। रूठी रानी जिसका नाम क्या था? उमादेव, जो जैसलमेर की राजकुमारी थी और जोधपुर के महाराजा मालदेव की पत्नी थी, जो पहली रात को ही, विवाह की रात्रि को ही मालदेव के अनैतिक आचरण से, उनके कारण से वो मालदेव से नाराज हो गई थी और जीवन भर आजीवन मालदेव से रूठी रही और इनका अधिकांश समय बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में व्यतीत हुआ। लेकिन ये पतिव्रता नारी थी और जब मालदेव मृत्यु को प्राप्त हुए तो मालदेव की पगड़ी के साथ ये सती हो गई थी। मालदेव की पगड़ी के साथ ये सती हो गई थी। तो ये रूठी रानी के महल इस अभयारण्य के पहाड़ी पर, जो सरसमंद झील के किनारे जो पहाड़ी है उस पर बने हुए हैं रूठी रानी के महल। यहाँ अन्य आदमकद हाथी की प्रतिमा, शिवालय और छतरियों की जो वास्तुकला है वो बहुत ही भव्य है, शानदार वास्तुकला का नमूना देखने को मिलता है। अब अगला है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, जिसे पहले दर्रा वन्य जीव अभयारण्य कहा जाता था, बाद में इसको राजीव गांधी अभयारण्य कहा गया और फिर अभी मुकुंदरा अभयारण्य कहा गया। ये हम पढ़ेंगे। इसको भी 1951 में राजस्थान पशु पक्षी सुरक्षा अधिनियम के तहत 1955 में जो 6 संरक्षित स्थल घोषित किए गए थे, उनमें एक स्थल था वो दर्रा वन्य जीव अभयारण्य था, कोटा वाला। दर्रा वन्य जीव अभयारण्य है वो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और अरावली पर्वत श्रृंखला, इन दोनों घाटियों के पहाड़ियों के बीच में फैला हुआ है। हमने पहले जब राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि दक्षिण पूर्वी जो पठारी भाग है वो जो मालवा का पठार का ही हिस्सा है, ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और अरावली पर्वतमाला को क्या करता है? जोड़ता है, लिंकअप करता है। तो यही तो ये दर्रा वन्य जीव अभयारण्य, तो ये इन दोनों के बीच क्लियर दर्रा अभयारण्य इनके बीच है। इस अभयारण्य का नाम मुकुंदरा की जो पहाड़ी थी, जिनका नाम कोटा के जो प्रसिद्ध महाराजा थे, प्रकृति प्रेमी थे, मुकुंद सिंह, क्या नाम था? मुकुंद सिंह, बड़ा शासक थे, उनके नाम पर इस पहाड़ी का नाम क्या रखा गया था? मुकुंदरा पहाड़ी। मुकुंदरा की पहाड़ियों का नामकरण कोटा के प्रकृति प्रेमी हड़ा शासक थे मुकुंद सिंह, उनके नाम पर कोटा की जो पहाड़ियां हैं उनका नाम क्या लगा गया था? मुकुंदरा पहाड़ी। वर्ष 2003 में दर्रा वन्य जीव अभयारण्य का नाम बदलकर राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम कर दिया गया था। बाद में वसुंधरा राजे सरकार ने इस नाम को बदलकर इसका नाम मुकुंदरा हिल्स कर दिया, मुकुंदरा पहाड़ियों के नाम पर, और मुकुंदरा पहाड़ियों का नाम पड़ा था प्रकृति प्रेमी शासक हाड़ा शासक मुकुंद सिंह के नाम पर, इसलिए इसे मुकुंदरा टाइगर रिजर्व कहा जाता है। नाम क्लियर हुआ, इस वजह से यह नाम है। अभयारण्य के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में चंबल नदी, पूर्वी क्षेत्र में काली सिंध, दक्षिण क्षेत्र में आहू और आमजर नदियों का जल इसमें प्रवाहित होता है। चारों तरफ नदियां ही नदियां है, बीच में ही है क्षेत्र। वर्ष 84-85 में दर्रा अभयारण्य को भारत के जो चुनिंदा वन्य जीव संरक्षण स्थल है उनमें
की जो सूची थी उसमें सम्मिलित किया था। भारत की चुनिंदा वन्य जीव अभ्यारण्यों की जो सूची थी ना, उसमें इस अभ्यारण्य को 84-85 में सम्मिलित किया गया था। अभ्यारण्य के निकट अनेक पुरातात्विक महत्व के स्थल है। अभ्यारण्य के अंदर ने तो उनके निकट है, पास में है, पुरातात्विक महत्व के बहुत स्थल है वास्तव में, और वो स्थल है गागरोन का किला, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर, रावठा महल, दर्रा के महल, दर्रा के मंदिर, मंदिरगढ़ के मंदिर, अबली मीणी का महल, ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, अबली मीणी का महल कहाँ है, दर्रा वन्यजीव, बाड़ोली के मंदिर के पुरातत्व महत्व की थी। आदि मानव काल की जो चट्टानें जिन पर चित्र अंकित हैं वो यहाँ से प्राप्त हुई हैं, यहाँ आसपास हैं, ये इनके आसपास के पुरातात्विक स्थल है। जवाहर सागर अभ्यारण्य, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य और दर्रा अभ्यारण्य, इन 3 अभ्यारण्यों के कुछ कुछ भाग मिलाकर, कौन से 3 अभ्यारण्य, ये क्लियर होना चाहिए, कौन कौन से, जवाहर सागर अभ्यारण्य, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य और दर्रा अभ्यारण्य, इनके कुछ भाग मिलाकर, पूरे भाग नहीं है, तीनों के कुछ कुछ भाग मिलाकर 9 जनवरी 2012 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ठीक है, फिर 11 अप्रैल 2013 को इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। क्या किया गया है, टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया 2013। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के 4 जिलों में, अब ये राज्य के 4 जिलों में, ये 3 अभ्यारण्यों के कुछ कुछ क्षेत्रों से मिलकर बना, और अब 4 जिलों में इसका क्षेत्र है। वो जिले कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। कोटा और बूंदी झालावाड़, ये तो 3 हो गए कोटा संभाग के, और एक है चित्तौड़गढ़। इन चारों जिलों का 760 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है उसमें ये टाइगर रिजर्व है वो फैला हुआ है। अभी तक रणथंभौर टाइगर रिजर्व एक ही जिले क्षेत्र में था, सरिस्का टाइगर रिजर्व वो भी एक ही जिले के क्षेत्र में था। अब ये आया है अपने तीसरा टाइगर रिजर्व, ये 4 जिलों के क्षेत्रों में है, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़, और ये 3 अभ्यारण्यों के कुछ कुछ क्षेत्रों को लेकर बना है। वो है जवाहर सागर अभ्यारण्य, चंबल घड़ियाल उद्यान और दर्रा अभ्यारण्य। इन 3 अभ्यारण्यों से कुछ कुछ क्षेत्र लेकर ये बना है, ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अभी हाल ही में टाइगर रिजर्व, नया टाइगर रिजर्व है, ज्यादा पुराना नहीं है, तो इससे क्वेश्चन पुटअप होने की ज्यादा संभावना रहती है। इसका जो कोर एरिया है वो 417 वर्ग किलोमीटर है और 443 वर्ग किलोमीटर बफर जोन है। इस राष्ट्रीय उद्यान की जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ गागरोनी तोता विशेष प्रजाति है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गागरोन तोता, ये तोता है, उसको हीरामन भी कहते हैं। हिंदू जो प्राचीन ग्रंथों में जो हीरामन तोते का उल्लेख मिलता है वो यही हीरामन तोता है, ये कहा जाता है, और इसे हिंदुओं का आकाश लोचन भी कहा जाता है। हीरामन तोते को हिंदुओं का आकाश लोचन कहा जाता है। ये मानव की आवाज की नकल कर सकता है, मानव जिस तरह से बोले उस तरह से ये बोल सकता है, नकल कर सकता है उसकी। प्राचीन काल में इस तोते का इस्तेमाल जासूसी के लिए किया जाता था, क्योंकि ये कहीं भी पेड़ पर, महल में, कहीं भी डागले पर बैठ के और बातें सुन सकता था और वैसी बातें आके आदमी की तरह बता सकता था, इसलिए जासूसी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। जो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने 1483 में लिखी थी, उसमें रतन सिंह जो है वो हीरामन तोते से ही तो सुनता है। हीरामन तोता ही तो पद्मिनी की जो सुंदरता है उसका उल्लेख करता है। इस हीरामन तोते को झालावाड़ वन विभाग ने अपना शुभंकर घोषित किया है। झालावाड़ जो वन विभाग है उन्होंने इस तोते को अपना शुभंकर घोषित किया है। अब अगला जो अभ्यारण्य है वो राम सागर वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर, राम सागर वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर। आगरा मुंबई जो राष्ट्रीय राजमार्ग 3 है उस पर यह स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 आगरा मुंबई, धौलपुर से 13 किलोमीटर दूर। यह अभ्यारण्य झील के किनारे है और इसका क्षेत्रफल है 59.53 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। धौलपुर के शासक उदयमान सिंह थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। रियासत काल में यह धौलपुर के शासकों का निजी शिकारगाह था।
इसकी जैव विविधता को देखते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान पशु पक्षी सुरक्षा अधिनियम 1951 के अंतर्गत सन 1955 में इसे संरक्षण स्थल घोषित किया था। जो 6 संरक्षण स्थल शुरू में घोषित किए थे उसमें एक ये भी था। इसे प्रवासी पक्षियों की तीसरी शरण स्थली कहा जाता है। पहली प्रवासी पक्षियों की शरण स्थली राजस्थान में कौन सी है? केवलादेव वन्य जीव अभयारण्य। दूसरी कौन सी है? तालाबसाई धौलपुर। और तीसरी है रामसागर वन विहार अभयारण्य। इस अभयारण्य में रामसर सागर व तालाबसाई झील भी स्थित है। यह अभयारण्य पक्षियों के अध्ययन के लिए उपयुक्त स्थल है, क्योंकि जो पक्षी केवलादेव वन्य जीव अभयारण्य में आते हैं उसके बाद में बचे कच्चे पक्षी वहीं जाते। अब हम अगला केवलादेव का कर लेते हैं, जब आ गया 6 का तो पूरा कर देते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो सुनहरा त्रिकोण दिल्ली आगरा जयपुर उस पर स्थित है। दिल्ली आगरा जयपुर, इसे सुनहरा त्रिकोण कहा जाता है। पर्यटन जो भारत का प्रमुख पर्यटक परिपथ है ना, सुनहरा त्रिकोण, उस पर यह स्थित है। पहला क्वेश्चन। राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार, भरतपुर को राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार कहते हैं, वहां स्थित है, भरतपुर के दक्षिण पूर्वी भाग में। चलिए, विश्व विख्यात वन्य जीव अभयारण्य केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यहां स्थित है। पहली बात, ये 5 पखेरुओं का संरक्षण, ये इसके उपनाम है। मानसूनी प्रजनन स्थली, पक्षियों की एशिया में सबसे बड़ी प्रजनन स्थली, प्रजनन स्थली और प्रजनन स्थली। हिम पक्षियों का शीत बसेरा, हिम पक्षियों का शीत बसेरा और पक्षी प्रेमियों का तीर्थ, ये इनके इतने उपनाम। केवलादेव 29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, केवल मात्र 29 वर्ग किलो क्षेत्र में फैला है। ये नैसर्गिक परिवेश का आधुनिक संवरक धाम है। नैसर्गिक प्राकृतिक जो परिवेश है उसका यह आधुनिक संवरक धाम है। इस अभयारण्य में खसखस जो घास है जिससे इत्र बनाया जाता है, उसकी महक से यह सुवासित होता रहता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन, हर लाइन में क्वेश्चन है। खसखस घास के लिए कौन सा जो अभयारण्य प्रसिद्ध है? वो है केवलादेव वन्य जीव। भरतपुर रियासत काल में यह भरतपुर के महाराजाओं का शिकार स्थल था। क्या था? शिकारगाह था। रिकॉर्ड के अनुसार यहाँ लॉर्ड लिलिथगो ने सर्वाधिक 4273 मुर्गाबियों का शिकार किया था। ये क्वेश्चन भी है, लॉर्ड लिलिथगो ने कहा शिकार मुर्गाबियों का 7243 मुर्गाबियों का शिकार किया था। भरतपुर की स्थापना करने वाले जाटों के जो प्लेटो, जिन्हें जाटों का अफलातून भी कहा जाता है, महाराजा सूरजमल, उनके कार्यकाल में बाणगंगा और गंभीरी नदियों के संगम पर, किस पे? बाणगंगा और गंभीरी नदियों के संगम पर केवलादेव उद्यान में जल की आपूर्ति के लिए अजान बांध का निर्माण किया गया। इस बांध का? अजान बांध का। अजान बांध से ही केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य को जल की आपूर्ति होती है। ये हर लाइन पर हर शब्द क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखिएगा। रियासत काल में 1925 में भरतपुर में वन्य जीव अधिनियम है वो बनाया गया, और इस वन्य जीव अधिनियम में नियम 5 के तहत 1955 में पक्षी अभयारण्य के लिए आरक्षित वन क्षेत्र बना दिया गया। 1956 में पक्षी अभयारण्य के लिए आरक्षित वन क्षेत्र इसे बना दिया गया। तत्पश्चात जैविक और पारिस्थितिक महत्व को देखते हुए 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया 1981 में। इसे अक्टूबर 1981 में वेटलैंड कन्वेंशन रामसर साइट, उसमें भी ये शामिल किया गया 1981 अक्टूबर में। दूसरा रामसर कन्वेंशन में शामिल होने वाला राजस्थान को स्थान है वो है सांबर झील। क्लियर? मध्य भारत में विधि द्वारा संरक्षित एकमात्र पक्षी शरण स्थली होने और इसकी जैव विविधता और नाजुक पारिस्थितिक तंत्र को देखते हुए यूनेस्को द्वारा 1985 में इसे विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में सम्मिलित कर लिया गया 1985 में। क्लियर? इस अभयारण्य का जो प्रमुख आकर्षण है वो राष्ट्रीय उद्यान में जो रंग बिरंगे पक्षी आते हैं, जो यहाँ उन्मुक्त विचरण करते हैं, विहार करते हैं, वो है।
यहाँ करीब 390 प्रजातियों के पक्षी सूचीबद्ध है। 390 प्रजाति बहुत होती है। इनमें 113 प्रजाति शीत प्रवासी है और 287 स्थानीय भारतीय पक्षी हैं। 17 जो प्रजाति है वो मानसूनी पक्षी शामिल हैं। इस अभ्यारण्य में जो 11 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र में जो पसरी हुई झील है उसमें हमेशा पानी भरा रहता है, दलदली क्षेत्र बना रहता है। इसीलिए तो रामसर साइट में सम्मिलित हुआ, दलदली क्षेत्र होने के कारण ही तो। पक्षियों का आना यहाँ जुलाई अगस्त में शुरू होता है और दिसंबर जनवरी तक वो अपने नवजात शिशु हैं उनका जन्म दे देते हैं। उनका गहन विहार करने लायक जब हो जाते हैं, उनके बच्चे उड़ने लायक हो जाते हैं, तब वो उनको उड़ा के चले जाते हैं। शीतकालीन प्रवासी पक्षी जब साइबेरिया साइड से वहां जब ऋतु में प्रकोप ज्यादा शीत का होने लग जाता है तो वो उड़कर यहाँ आ जाते हैं और यहाँ आके क्योंकि वहां शीत की वजह से वो प्रजनन नहीं कर पाते या प्रजनन करें तो उनके बच्चे हैं वो सुरक्षित नहीं रह पाते, इसलिए वो प्रजनन करने के लिए इधर उड़ के आते हैं और उनका आश्रय का प्रमुख स्थल होता है वो केवलादेव अभ्यारण्य होता है, जहां वो अपना प्रजनन करते हैं और अपने बच्चे जब उड़ने लायक हो जाए तब वो उनको दिसंबर जनवरी में वापस अपने साथ उड़ा के ले जाते हैं। भरतपुर में मानसूनी प्रजनन पक्षियों का ये जमघट एशिया की सबसे बड़ी पक्षी प्रजनन स्थली बन गया है। एशिया की सबसे बड़ी पक्षी प्रजनन स्थली है केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य। शीतकाल में यहाँ आगमन से यहाँ का जो सौंदर्य और है वो बढ़ जाता है। साइबेरियन सारस मुख्य आरक्षण केंद्र है, मुख्य आकर्षक है यहाँ। कॉमन क्रेन और दुर्लभ साइबेरियाई सारस भी सैर सपाटा करने के लिए यहाँ अभ्यारण्य में आ जाता है। सफेद साइबेरियाई सारस के आते ही विश्व भर के पर्यटकों का यहाँ तांता लग जाता है। ये अतिथि धवल पक्षी इस राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा बड़ा आकर्षण है। इस उद्यान का दूसरा बड़ा आकर्षण है ये। केवलादेव उद्यान में शीत ऋतु का समय पक्षी और वनस्पति जगत के वैभव का चरम उत्कर्ष है। शीत ऋतु का जो समय होता है वो पक्षी और वनस्पति जगत के वैभव का चरम उत्कर्ष है केवलादेव अभ्यारण्य में। केवलादेव अभ्यारण्य का अब आते हैं हम नामकरण। नामांकरण यहाँ केवलादेव भगवान शिव का मंदिर है। केवलादेव कहते हैं भगवान शिव का जो मंदिर बना हुआ है उसको नाम क्या है? केवलादेव। और घना घना बसा हुआ जंगल जो सघन बसा हुआ होता है या होता है उसको हम क्या कहते हैं? घना जंगल है। तो केवलादेव भगवान जो शिव का मंदिर है केवलादेव और सघन झाड़ियों और वनस्पतियों के कारण इसे केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य कहा जाता है। क्लियर? इस वजह से इसका नाम केवलादेव है। भगवान महादेव का केवलादेव महादेव मंदिर यहाँ है। ठीक है। इसकी वनस्पतियां इतनी सघन और झाड़ियां होती है कि इस जंगल को घना कहते हैं। अपन घनो बछड़ो है, तो इस वजह से स्थानीय भाषा में घना का क्या है? सघन जंगलित होता है। इस कारण से इसका नाम क्या हो गया? केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य। क्लियर? केवलादेव का मंदिर कहाँ है ये पूछा भी गया। इसी अभ्यारण्य में जो मला जो पुरातात्विक स्थल मिला है वो भी इसी में है, केवलादेव अभ्यारण्य में, जिसका हमने अध्ययन किया था पुरातत्व स्थलों में। इस वन क्षेत्र में कदम के कुंज है वो भी प्रसिद्ध है। कदम के कुंजों के कारण इसकी कृति है कदम के कुंज। कदम के वृक्ष की जो चित्रकारी में प्रधानता रही है वो रही है मेवाड़ चित्रकला शैली में कदम के वृक्ष की। तो कदम के कुंज कहाँ है? केवलादेव अभ्यारण्य भरतपुर में। इस तरह तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, याद रखिए, दिमाग को रिफ्रेश करते रहिए बार बार, तब अपने आप राजस्थान जीएस या कोई सा भी जीएस सब क्लियर हो जाता है। यहाँ कदम के जो बहुत वृक्ष उगे हुए हैं जिन्हें कदम खंडी या कदम कुंज कहते हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कदम खंडी या कदम कुंज कहाँ है? तो वो कहाँ है? वो है केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर में। मध्य भारत के अधिकांश स्थानों से लगभग समाप्त हो चले कदम के कुंजों की पुरानी पीढ़ी जो है, मध्य भारत में कदम के कुंज अधिकांश स्थानों से समाप्त हो चुके हैं और उनकी जो पुरानी पीढ़ी है वो केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य में देखने को मिलती है। इसलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है ये, कदम कुंजी कहाँ है, कदम खंडी कहाँ है, कदम कुंज कहाँ है, कुंज कहाँ है।
अजगर देखना यहाँ का दूसरा आकर्षण और है। पाइथन जो पॉइंट है वहां पर अजगर आसानी से देखे जा सकते हैं। बाबा सीताराम जी की बगीची भी दर्शनीय है। बाबा सीताराम जी की जो बगीची है यहाँ दर्शनीय है। तो इस तरह से इन वन्य जीव अभयारण्यों का हमने अध्ययन किया। अब चैप्टर काफी लंबा हो गया है, तो आगे जो अगला अभयारण्य है उनका अध्ययन हम अगले चैप्टर में करेंगे।